हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ फिजिक्स। ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि आई विल मेक ऑल ऑफ यू टू लव फिजिक्स। ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, राइट? तो आप सभी ने साइंस ऑप्ट किया, ये तो आपको पता ही होगा कि साइंस में जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं वो कौन कौन से हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ये 4 मेन सब्जेक्ट हैं जिनको आप साइंस में पढ़ते हो, राइट? अब साइंस होती क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये आपका, मैंने आपको जैसे बोला कि ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आपका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ड। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सही तो तब से शुरू होगा, लेकिन पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 2 साल, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट? तो ये पहला चैप्टर है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या होती है? साइंस है, साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है बेटे। और साइंटिया ये लैटिन वर्ड है, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू नो। सिमिलरली इन संस्कृत एंड इन अरबी लैंग्वेज, संस्कृत में इसका जो हमें क्लोजेस्ट वर्ड मिल जाता है वो है विजनान, और अरबी में मिल जाता है इल्म, में भी आपने सुना हो। अब इन दोनों का मतलब क्या है? नॉलेज, ठीक है? तो बेसिकली साइंस है क्या? तो साइंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग जिस नेचर में रह रहे हैं उसको हमें जानना है और अच्छे से, ठीक है बेटा? साइंस पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये काम होता रहा है, देखिए, ठीक है? जैसे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, जैसे ग्रीस सिविलाइजेशन होगी, एंशियंट चाइना की सिविलाइजेशन होगी, इजिप्टियन पीपल हो गए, आपने इजिप्ट के पिरामिड सुने होंगे, है ना? कितने मार्वेलस हैं और कितने पुराने हैं और पता नहीं कैसे बन गए। तब अभी भी आज तक मिस्ट्री है, हमें नहीं पता कि वो कैसे बने हैं। मे बी आपने सभी ने देखा होगा उसको, ठीक है? इसके अलावा आपको, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको जो हमारी नेचर में फिनोमिनन होते हैं वो फैसिनेट ना करते हों, है ना? हम लोग सभी लोग क्यूरियस होते हैं उन सभी का रीजन से जानने के लिए। जैसे क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि सीजन्स अर्थ पे 4 क्यों हैं? ठीक है, आपको ये अजीब नहीं लगता कि जो मून है वो अपना साइज चेंज क्यों करता रहता है? आपको ये अजीब नहीं लगता कि, चलो मैं अपनी मॉडर्न लाइफ पे आ जाऊं, कि आपका मोबाइल फोन काम कैसे करता है? आपको ये अजीब नहीं लगता कि वही जो स्विच होता है वो ट्यूबलाइट को जगा देता है और जो फैन है उसको घुमा देता है? ऐसा क्यों होता है? तो ये आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी आपको साइंस इन सभी के रीजंस बताती है। अब साइंस जो है ना वो पहले किस पे काम करती है? वो होता है साइंटिफिक मेथड। तो अब साइंटिफिक मेथड क्या है? हमें साइंटिफिक मेथड में क्या करना है? सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी साइंटिफिक मेथड में एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व होती है बेटे, ठीक है? ये तो आपको सबको पता ही है। एक्सपेरिमेंटेशन के अलावा क्या होती है? लॉजिकल रीजनिंग होती है। समटाइम्स जो है वो रीजंस के हिसाब से आप साइंस को डेवलप करते हो, आप लॉजिकल रीजन देते जाते हो और आपकी ये मतलब आपके रूल्स बन जाते हैं, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। इसके अलावा आप इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो, ठीक है? अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है पता है आपको? और एक और है, चलो एक और है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम लोग इन दोनों में फर्क भी जानेंगे क्योंकि ये वर्ड आप बार बार पढ़ने वाले हो। अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है, जैसे आप ये मान लीजिए कि आप ये बोलो कि गर्मियों में जो मतलब समर का सीजन होता है तब गर्मी पड़ती है और जो विंटर का सीजन होता है तब सर्दी पड़ती है। तो सर्दियों में क्या हो जाता है? ठंड हो जाती है। जब सर्दी बहुत बढ़ जाती है तो क्या बोलते हो कि ज्यादा ठंड हो गई। तो दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस कि आज बहुत ज्यादा ठंड है, आज कल से ज्यादा ठंड है, या आज कल से ज्यादा गर्मी है ना? जब आप ज्यादा और कम में देखते हो तो वो क्वालिटेटिव है। इज दैट ओके? अब क्वांटिटेटिव क्या है? अब क्वांटिटेटिव का मतलब है जब आप मेजरमेंट में जाते हो। मेजरमेंट मतलब आपको कोई ये बोले कि कल से यार आज ज्यादा ठंडा दिन है,
तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या करोगे, कल का टेम्परेचर देखोगे। अब मान लीजिए कि कल का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आज जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस हुआ तो कल से आज ठंडा दिन है। समझ में आई बात। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। तो अल्टीमेटली इन सभी से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं उनको जब हम ये करते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है, ये भी याद रखो, और फॉल्सिफिकेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि ये सब करने के बाद आप ये कहो कि ये जो रूल्स बनाए हैं वो गलत बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग सही और गलत कुछ मेथड से प्रूव करते हैं। और ये भी मैं बात बता दूं कि ये मेथड जितने स्टेप मैंने लिखे हैं इससे ज्यादा कम स्टेप्स हो सकते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट की अपनी नीड होती है। इज दैट ओके। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स बेटे। अब फिजिक्स जो है वो एक अगेन ग्रीक वर्ड से आया हुआ वर्ड है, और इसका मतलब जो है वो होता है नेचर। ठीक है, तो आप लोग पहले लिख लो इसको, सभी कॉपी पेन साथ में रखना। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, बेसिकली वो है नेचर। ठीक है, तो फिजिक्स को डिफाइन भी कैसे करते हैं, आप सिंपल वर्ड में ये याद रख लो कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, किसके साथ डील करती है, विद नेचर या विद लॉज ऑफ नेचर। हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेचर के लॉज पढ़ते हैं और उनको अपनी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में लगाने की कोशिश करते हैं। इज दैट ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये एग्जाम्पल आपको द ग्रेट फिजिस्ट रिचर्ड फिनमैन की बुक में से मिल सकती है। अब वो क्या कैसे समझाते हैं इसको, आपको एनालॉजी के साथ में समझना। ठीक है, तो मान लो कि आप कहीं पे हो और आपके सामने ना दो बंदे, आपको चेस बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, ये आप मान लो कि आपको चेस का बिल्कुल रूल नहीं पता भी चेस कैसे खेलते हैं। अब आपने पहली बार एक चेस का बोर्ड देखा, पहली बार, और उसको दो बंदे खेल रहे हैं। ठीक है, अब जब दो बंदे खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस चेस बोर्ड पे अपने अपने मूव्स चलते हैं ना। तो एक तो आपको ये नहीं पता कि जो वो प्यादे रखे हुए हैं वहां पे उसका क्या नाम है। तो आप क्या करोगे, आप उस गेम को देखने लगे तो आपने अपनी तरफ से उनके नाम रख लिए, नाम भी अपने अपनी तरफ से रख लिए। अब मूव्स जो हैं, मान लीजिए आपको, आपने जैसे ही देखा कि यार ये प्यादे ऐसे चलते हैं, तो आपने अपने लिए एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बना लिया। ठीक है, अब जैसे आपने मान लीजिए कि घोड़े को देखा, वो घोड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। अब वो क्या करता है कि वो 2.5 कदम चलता है, 1 2 एंड 2, ऐसे उसको बोलते हो 1 2, और इधर चलता है तो उसको आप बोलते हो कि 2.5 चला गया। अब जब तक आपने गेम देखी वो हर टाइम पे आगे ऐसे 1 2 2.5 ऐसे चलाता गया, लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि वही मूव उस बंदे ने ऐसे जल्दी 1 2 2.5 इस तरफ आ गया, तो आप बोलोगे यार अब तो ये चेंज हो गया, पहले तो ये आगे जाता था, तो ये लेफ्ट राइट भी जाने लगा। ऐसे ही बाकी जो है, तो आप उस गेम को देखते देखते अपने आप एक सर्टन फ्रेम ऑफ रूल्स बनाते हो, है ना। उसको आप बोलते हो कि मैंने इसके लॉज या इसके बना लिया कि ये कैसे किन रूल्स पे काम कर रहा है। इज दैट ओके। अब क्या आप ऐसे देखते देखते उन रूल्स को, क्या आप चेस के मास्टर बन सकते हो? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपको कोई भी ना हरा पाए? अब क्या विश्वनाथन आनंद जो हमारे इंडिया के बेस्ट माने जाते रहे हैं चेस प्लेयर, क्या उनको कभी किसी ने हराया नहीं? मतलब वो दी बेस्ट बन गए, ऐसा नहीं है। कोई एक नया आएगा, वो दोबारा उन्हीं सेट ऑफ उसी चेस बोर्ड पे खेलेगा, उन्हीं प्यादों के साथ खेलेगा और डिफरेंट तरीके से खेलेगा और उसको जीत जाएगा। उसके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होंगे, है ना। तो जैसे चेस बोर्ड की बात करी, ऐसे ही बेटे हम लोग जब नेचर में आए तो नेचर वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो नेचर ऐसे ही था जैसे हमने वो चेस बोर्ड को देखा। ठीक है, तो हम लोग जब नेचर पे आए तो नेचर वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसके अपने रूल्स हैं, है ना। तो हमने नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसे मान लीजिए कि मैं प्लेनेटरी मोशन की एग्जांपल दूं आपको। अब प्लेनेटरी मोशन में क्या हुआ आपको पता होगा, शायद या में भी ना पता हो, कि मैं बात शुरू करता हूं, मैं सिविलाइजेशन के पास नहीं जाऊंगा, दे वर वेरी एडवांस। तो मैं बात यहीं पे 1500 और 1600 सेंचुरी की बात करता हूं आपसे, या उससे थोड़ी पहले की। जैसे जो एक ये साइंटिस्ट हैं, अब इनको अलग अलग नाम से बोल देते हैं।
कई लोग पी को साइलेंट बोल देते हैं, कई लोग नहीं बोलते, तो टोलेमी बोल देते हैं हम लोग इसको। तो जो टोलेमी था उसने सबसे पहले हमें ये दिया कि एक ऑब्जर्वेशन है, उसने नेचर को देखा, उसने कहा कि देखो भाई एक जियोसेंट्रिक मॉडल देता हूं। अब जियोसेंट्रिक, जियो का मतलब पता है क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, सेंट्रिक का मतलब होता है एट सेंटर। ही बिलीव्ड कि अर्थ जो है ना वो यूनिवर्स के सेंटर में और सभी कुछ अर्थ के अराउंड घूम रहा है। अब ये बात बहुत देर तक चलती रही, अब मैं इसके रिलीजियस एस्पेक्ट पे नहीं जाने वाला, ठीक है। अब जब ये बात चलती रही तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट और भी आए होंगे, तो मैं बात करता हूं कोपरनिकस की। जब कोपरनिकस आया तो कोपरनिकस ने अपना एक अलग से मॉडल दिया। उसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थ के अराउंड ही सन घूम रहा है, अर्थ के अराउंड ही बाकी के प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। तो उसने कैसा मॉडल दिया? उसने दिया हेलियोसेंट्रिक मॉडल। अब हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है? इसमें जो सन है वो एट सेंटर था और जो बाकी प्लैनेट्स थे उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में थे, याद रखना ये, ठीक है। ये कोपरनिकस ने दिया। अब उसके बाद कौन आता है? टाइको ब्राहे आता है। टाइको ब्राहे वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और बहुत तगड़ा ऑब्जर्वर था वो। तो उसने जब आके ये सारा मतलब डाटा एनालिसिस किया, इसका मतलब वही हुआ ना कि कोपरनिकस ने एक थ्योरी दे दी। अब उसी के ऊपर जो जो टाइको ब्राहे था उसने अपनी नेकेड आई से, याद रखना कि तब हमारे पास अभी तक टेलीस्कोप नहीं थी, तो टाइको ब्राहे ने यूनिवर्स को ऐसे देखा और उसने उसके सारा डाटा एनालिसिस किया, अभी उसके टाइम पीरियड वगैरह निकाले, तो उसका जो सारा डाटा था। अब जब टाइको ब्राहे के बाद आता है वो आता है केपलर। तो केपलर ने जब आके इसको मैथमेटिकल एनालिसिस को देखा सारा, तो उसने ये कहा कि यार भैया ठीक है, पहली बात तो टोलेमी गलत था, कोपरनिकस ने बात ठीक करी और टाइको ब्राहे ने भी बात ठीक करी, लेकिन एक बात मिसिंग थी। उसने कहा कि एक्चुअली जो ऑर्बिट है ना वो पता है कैसे होने चाहिए? सर्कुलर नहीं हो सकते, सर्कुलर से बात नहीं बनती। तो उसने ये बोला कि सभी प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट कैसे घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। आई होप यू नो दिस। तो ये बात किसने कही थी कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं? केपलर ने। ओके। अब जब केपलर आया तो केपलर के बाद, अब केपलर तक आते आते ये रूल्स बन चुके थे, यानी कि हमारे पास सेलेस्टियल डोमेन जो था उसमें उसके हमने कुछ रूल्स डिफाइन कर लिए थे। इज दैट ओके? अब उसके बाद द ग्रेट गैलीलियो आए। अब जब गैलीलियो ने भी इस पे काम किया, आपको बताइए, उसने भी पहली बार मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मतलब ये कहते हैं कि यूनिवर्स को देखना शुरू किया। टेलीस्कोप गैलीलियो ने नहीं खोजी थी, ठीक है। टेलीस्कोप से गैलीलियो ने ये देखना शुरू किया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को। अब जब गैलीलियो आया उसके बाद आता है बेटा न्यूटन। अब जब न्यूटन आया तो न्यूटन ने उन्हीं सारे बंदों का काम लिया, ठीक है, जितने भी थे, उन कामों को लेके अपनी एक थ्योरी डेवलप कर दी। अब जब न्यूटन ने अपनी थ्योरी डेवलप कर दी, बात समझ में आ रही है आपको? नेचर वही है, चेस का बोर्ड वही था, देखने वाले जब देखने आते रहे सभी ने अपने रूल्स बनाते गए। ऐसे ही जब ये चेस मतलब ये जो नेचर की गेम चल रही थी, अब उसमें न्यूटन आया। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, आपको सभी को पता, आपने सबने उसका नाम सुन रखा है। अब जब न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी उसको हमने मानना शुरू किया, बहुत सालों तक मानते रहे, आज भी मानते हैं रादर। उसकी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स थी। जैसे आपको पता है कि जो सन के सबसे पास प्लेनेट है वो है मरकरी, है ना। अब जब मरकरी घूमता है तो मरकरी का जो ऑर्बिट था सन के अबाउट घूमने का, उसको अच्छे से न्यूटन का लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वहां पे पता है किसकी एंट्री होती है? द ग्रेट आइंस्टाइन की। अब आइंस्टाइन के आने के बाद से अभी तक उस पर मतलब हॉल्ट लगा हुआ है। अभी तक हम ये मानते हैं कि जो उसने बता दिया उसने उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तक हमारे जो, जैसे हमारे चेस बोर्ड में इंडियन विश्वनाथन आनंद है, वैसे ही आप लोग ये मान सकते हो कि सेलेस्टियल जितना डोमेन है उसको एक्सप्लेन करने में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब लेकिन न्यूटन गलत नहीं है, न्यूटन के लॉज भी बहुत अच्छे से लगते हैं बेटे, ठीक है। तो ये था, हमने क्या समझा कि नेचर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम लोग आए, हमने अपने रूल्स बनाए यहां पे आके, है ना। अब मान लो, जैसे मतलब मानने की बात है यार, कि ऐसे मान सकते हो कि कोई और भी प्लेनेट है अर्थ जैसा ही, है ना, वहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही वेदर है, लेकिन वहां की जो स्पीसीज है उसने नेचर को डिफरेंट तरीके से देखा। उन्हें ये तो पता ही नहीं कि अब इसका फोर्स क्या है, या मतलब ऐसा कुछ नहीं पता होगा।
तो उन्होंने नेचर को डिफरेंट तरीके से पढ़ा और मे बी हमसे अच्छा अंडरस्टैंड करके हमसे अच्छा रह रहे हो वहां पे। मे बी हमने कोई हो सकता है कि एक रॉन्ग पाथ लेके हम लोग अभी स्ट्रक कर गए हैं कहीं पे जाके। इज दैट ओके? समझ में आई बात? अब बात आती है कि फिजिक्स जो है ना, इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटे। हम जितने भी लॉज इसमें पढ़ते हैं, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म होता क्या है? तो मैंने जैसे पहले लिख के रख लिया कि यूनिफिकेशन क्या है। ये एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश है क्या करने की, टू एक्सप्लेन फिजिकल फिनोमिनन। अब जो भी आपकी नेचर में आपको फिनोमिनन दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, ये बात इंपॉर्टेंट है, फ्यू कॉन्सेप्ट्स। तो जब आप बहुत सारे मतलब कुछ आपके पास यहां पे हैपनिंग हो रही है, कुछ यहां पे, आप उनको एक ही बात से एक्सप्लेन करो तो आप लोग ये कह सकते हो कि हमने उनकी क्या कर दी, यूनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ये है बेटे कि अब हमें ये पता है, मैं फिर बात न्यूटन की करूंगा और न्यूटन की बात आप +1 में बहुत बार करने वाले हो, ठीक है? तो ग्रेड बंदों की बात तो होती रहती है, फिर आप जब आप ग्रेड बनोगे तो आपकी बात भी सभी लोग करेंगे ऑफ कोर्स। तो न्यूटन, अब न्यूटन के बारे में ये बात चलती है कि उसने क्या किया कि उसके सिर के ऊपर यहाँ पे आके एक एप्पल गिरा, फिर उसके दिमाग चला के उसने देखा कि यार कुछ ऐसा लॉ बनाते हैं। तो ऐसा कुछ सिर पे आप मतलब एप्पल गिरने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो हुआ यूं कि जो वर्जन मेरा ऐसा है कि हुआ यूं होगा, मैं ये कहता हूं कि हमें ये पता है कि एक था सेलेस्टियल डोमेन। सेलेस्टियल डोमेन समझ, तो सेलेस्टियल होता है जब हम अर्थ के बाहर की बातें करते हैं, जैसे प्लैनेट्स वगैरह की, स्टार्स की, एक वो डोमेन है। एक दूसरा डोमेन है हमारा पढ़ने का टेरेस्ट्रियल, क्षेत्रीय डोमेन, हमारी अर्थ पे होने वाली चीजें, तो उसको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल डोमेन। और जो ऊपर वाला है उसको क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल डोमेन। अब दो तरह की साइंस तब डेवलप हो रही थी, ठीक है? कौन कौन सी? एक यहाँ पे टेरिटोरियल जो फिजिकल फिनोमिनन थे उनको पढ़ने के लिए, एक जो सेलेस्टियल फिनोमिनन थे। अब मैं ये मानता हूं कि हो सकता है अगर एप्पल वाली बात ठीक है तो वो हो सकता है कि एप्पल के पेड़ के नीचे बिल्कुल बैठा हो, लेकिन उसने उस दिन क्या देखा होगा, उसने ये दिमाग लगाया होगा कि भैया देखो, जैसे जैसे एप्पल जो होता है वो एप्पल के पेड़ से नीचे गिरता है, जो चीज इसको नीचे गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान से सुनना बात, जो चीज इसको नीचे गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए मून को अर्थ के अबाउट घुमाने के लिए। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। क्या बात समझ में आई? एप्पल का गिरना और मून का अर्थ के अबाउट घूमना, इन दोनों को उसने मिलाने के बाद उसने इन दोनों को किससे एक्सप्लेन किया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है? तो ये थी यूनिफिकेशन, ठीक है? अलग अलग मतलब मैंने यही तो लिखा है कि एक अटेम्प्ट है फिजिकल फिनोमिनन को इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स, दो अलग अलग, मतलब उसने जमीन को आकाश से मिला दिया, मतलब वहां की नेचर और यहां की नेचर सेम। बात समझ में आई? अब अगर ये बात चली, अब ऐसे ही बेटे आगे भी चलता रहा और अभी भी ये क्वेस्ट चल रहा है। जैसे मान लो, एक बात और बताता हूं थोड़ी, तुम्हें आइंस्टाइन की बात भी याद रखनी है। अब क्योंकि ये हमारे साथ, हमें इनके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, इनकी बातें भी अच्छी याद रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आपको ये बात याद रहेगी दोनों जो मैंने बताई। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग इसे और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? अब जैसे आइंस्टाइन आया बेटे, अब आइंस्टाइन के आने के टाइम तक, मतलब ये 1900 के आसपास के टाइम पे आइंस्टाइन का टाइम था वो। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, तब आते आते जो फिजिक्स थी आगे दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, ठीक है? अब कौन कौन सी थी वो? एक को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, जो आप लोग पढ़ोगे मेरे पास, ठीक है? एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो अब मे बी अगर आप लोग अवेंजर्स की मूवी देखते हो तो मे बी आपने क्वांटम एंटेंगलमेंट सुन लिया हो। मुझे नहीं पता कि आप अवेंजर सीरीज देखते हो कि नहीं देखते। अभी जो अवेंजर एंड गेम था उसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात थी, एक वो एंटमैन की मूवीज में भी बात थी ऐसी कुछ। तो ये अब कॉमन वर्ड हो चुका। तो तब क्या हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, ठीक है? अब कुछ फिनोमिनन ऐसे थे जिसको हम लोग तभी एक्सप्लेन कर सकते थे जब हम लोग इसकी बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बात कर रहा हूं, आपको इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हम लोग पढ़ेंगे इसको सभी।
तो आइंस्टाइन वॉज इन ए क्वेस्ट, ही वॉज ट्राइंग के सभी सारा कुछ जितना भी यूनिवर्स है वो एक इक्वेशन से हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, यानी कि यूनिफिकेशन हो जाए सबकी। लेकिन आज तक भी बेटा इन दोनों की यूनिफिकेशन नहीं हो पाई। ये आप लोग कर सकते हो, मे बी आप में से कोई कर ले। तो इन दोनों की यूनिफिकेशन आज तक भी नहीं हो पाई। हम लोग बस क्लोजेस्ट पहुंच पा रहे हैं जितना पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी टाइम है इसमें। इज दैट ओके? तो ये थी बात यूनिफिकेशन की। अब बात करते हैं, यहां पे हम लोग ने क्या किया कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला के एक से एक्सप्लेन करना सीखा। अब रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शन, रिड्यूस करना क्या होता है आपको पता ही है। तो रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कोई सिस्टम लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स, और उसको उसकी प्रॉपर्टीज को ना हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं पहले फिजिक्स में मैं ना देके बायोलॉजी में से देता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी आगे किससे बनी है? अब मैं सीधा जाता हूं कि हम लोग किस चीज से बने हैं। लाइफ का जो छोटे से छोटा पार्ट है वो है सेल, ठीक है। अब सेल कहां से बने हैं? हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हम लोग सेल से बने हैं। और सेल किससे बने हुए हैं? सेल आगे बने, जैसे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, डीएनए, आरएनए, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो अब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो सेल से बना था, वो आगे सेल्स किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से बने हैं। अब मॉलिक्यूल किससे बने हैं? अब मॉलिक्यूल किससे बने हैं? एटम से बने हैं, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने अब जब हम मॉलिक्यूल्स, एटम्स की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी इंटरेक्शन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हो कि हमने ब्रेक डाउन करते करते उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकाला, उससे हम लोग सभी का बिहेवियर पढ़ते 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 सभी को समझ सकते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ एटम हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स की एक ब्रांच है बेटे थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारे इस साल के सिलेबस में है। थर्मो का मतलब होता है हीट। इस यूनिट में हम लोग हीट के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब हीट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो कि आप पानी को गर्म कर रहे हो। अब पानी को जब आप गर्म करते हो तो वो क्या करता है? वैसे तो ऐसे आता है ऊपर से, ऐसे फिर नीचे चला जाता है, फिर आता है, फिर नीचे चला जाता है, ऐसे डांस सा करता रहता है ना। अब जब वो डांस कर रहा है ऐसे, तो हमें उसे कैसे समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? होता यूं है बेटे कि जो वाटर के अंदर की बात कर रहा हूं, एक इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो बेस के पास होते हैं, वो लेते हैं हीट। जब हीट लेते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? एक तो ऊपर की तरफ आते हैं, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। दूसरा, वो एक दूसरे के साथ टकराते भी रहते हैं। तो ऐसे सारा जो वाटर है वो गर्म होता रहता है, एंड सो ऑन, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो रिडक्शनिज्म में हम लोग क्या करते हैं? हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेके उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये जो जितना भी यूनिवर्स है, आप मानिए बात, जो हमारा स्कोप है फिजिक्स का वो बहुत बड़ा है। अब हम लोग अगर बात करें डिस्टेंसेस की, तो जो छोटे से छोटा डिस्टेंस है वो ये, और या इससे भी छोटा हम लोग माप चुके हैं अब तक, ठीक है। इससे भी छोटा मैं कह रहा हूं 10⁻⁻15 मीटर एंड इवन लेस से लेके हमारा जो यूनिवर्स, ये किसका साइज है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, आपको नोट कर लेना है। और इनको, और बड़े से बड़ा डिस्टेंस कौन सा हो सकता है? बड़े से बड़ा जितना हमारा यूनिवर्स वाइड है। अब यूनिवर्स की हम लोग जो मानते हैं विड्थ, वो इतनी मानते हैं, और ये मैं बात बता रहा हूं, किसी ने देखा नहीं है बेटा, ठीक है, ये हम लोग मानते हैं बस। तो इतनी विड्थ, मतलब आप फर्क समझ लो, 10⁻⁻14 और 10⁻⁻ कितना 26, कितनी पावर्स का फर्क हो गया? 10⁻40 मीटर। तो इतनी लेंथ की हमारे पास डोमेन है, ठीक है। सिमिलरली जो टाइम है, टाइम हम लोग कम से कम जो थ्योरेटिकली मेजर करते हैं वो इतना होता है 10⁻22 सेकेंड, और ज्यादा से ज्यादा कितना माप सकते हैं? 10⁻18 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है? जब लाइट आपके यहां से चले और यूनिवर्स के एंड पे पहुंचा इतने डिस्टेंस पे, तो उसको इतना टाइम लगेगा, राइट। सिमिलरली मास की बात करें, मास कम से कम हम लोग कितना माप सकते हैं? अब सबसे कम मास है इलेक्ट्रॉन का बेटे, मैं इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं, इतनी, ठीक है। ये कम से कम मास है। और ज्यादा से ज्यादा मास किसका होगा? यूनिवर्स का। वो कितना मानते हैं हम लोग? वो मानते हैं 10⁻55 kg। अब
इतने कम से लेके इतना ज्यादा मास तक हम लोग फिजिक्स में मेजर करते हैं। तो फिजिक्स का जो एरिया है बहुत वाइड है, ठीक है। छोटी छोटी और बातें करेंगे। अब अगली बात क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या है, एक्सियोम क्या है और मॉडल क्या है, ठीक है। पहले बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल बेसिकली कैसे आए, जैसे हमें वैसे तो पता चल गया कि जैसे अर्थ के लिए पहले हमें पता है कि जियोसेंट्रिक मॉडल आया प्लैनेटरी मोशन का। तो वो किस पे था, कुछ ऑब्जर्वेशंस पे था, हमने बात कर ली। जैसे टोलेमी ने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी तो उसने ये दे दिया। उसके बाद कोपरनिकस ने ये वाला मॉडल दे दिया, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दे दिया। तो जैसे जैसे साइंस आगे एडवांस होती जाती है तो हमें बेसिकली मॉडल्स मिलते जाते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे एटम की बात करें तो एटम के केस में जो जो एटम होता है उसमें कौन कौन से मॉडल में भी आपको याद हो 9th क्लास में, या अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो तो किसी न किसी क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि एक जे थॉमसन मॉडल है। उसके बाद एटम का अगर ये फेल हुआ तो किसने फेल किया, रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड ने जो रीजन दिए थे वो भी कहीं ना कहीं पे गलत थे। तो फिर इन सभी का डेटा लेके बोहर ने एक मॉडल दिया। मतलब ये नहीं था कि बोहर को अपने आप से आ गया, रात को याद आया भी सोए सोए कि यार ठीक है अब मॉडल बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले इन बंदों का काम था, तो इन बंदों के काम पे इनमें कमियां थी वो इसने आगे दूर कर दी। ये बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे मॉडल मेकिंग होती है, मतलब हम लोग किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी एक मॉडल मेकिंग करते जाते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस की। व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? तो जैसे मैंने लिख रखा है कि ये क्या है, एक सपोजिशन है विदाउट असम्पशन। हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई चीज ट्रू है बस, ठीक है। लेकिन उस बात को हम लोग कैसे बनाते हैं, सर्टन फ्रेमवर्क होता है, उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग होती है, साइंटिफिक मेथड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ये मानते हो कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। इफ यू डोंट नो डू नॉट टेक टेंशन, कोई बात नहीं है, ये भी आपने किसी न किसी क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। ये आता है ग्रेविटेशन चैप्टर में, कुछ सोचने की बात नहीं है। बस ये समझ लो कि ये एक ऐसा लॉ है जो न्यूटन ने दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया। अब ये जो लॉ है इसको हम लोग ट्रू मानते हैं, लेकिन अब अगर आप ये कहो कि आप इसको प्रूव करो तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन इसको वेरीफाई कर सकता हूं। प्रूव करने में और वेरीफाई करने में फर्क होता है बेटे, ठीक है। वेरीफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अगर मेरे को मासिस पता है दो ऑब्जेक्ट्स के, उनके बीच का डिस्टेंस पता है और ये वैल्यू हमें पता होती है, आप लेटर सीखोगे कि इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, ये फिक्स होती है। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हमें ये मासिस पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी वेरीफाइड बट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, लाइक सीधी सी बात है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बात और बताऊं थोड़ी सिंपल, अगर आप समझना चाहो। अब ल्यूसिड ज्योमेट्री में आप लोग ये कहते हो कि दो जो पैरेलल लाइंस होती है ना वो एक दूसरे को कभी मिल नहीं सकती, कि मिल सकती हैं, है ना। तो आपके दिमाग, जब मैंने ये पूछा क्या मिल सकती हैं, तो आपने सोचा कि नहीं पैरेलल लाइंस नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है जिसको आप विदाउट असम्पशन ये मानते हो कि ये ट्रू है। यार इसमें क्या अज्यूम किया मैंने, अज्यूम थोड़ी किया है। एक मतलब एक ऐसी सपोजिशन जिसको विदाउट असम्पशन हम लोग ट्रुथ मानेंगे, अब ये ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। सिमिलरली अब मैंने कितनी एग्जांपल दे दी, ये दे दी, ये वाली दे दी पैरेलल लाइंस की। और थर्ड एग्जांपल आप अगर याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। यू कैन वेरीफाई इट, ये इतनी होती है वैक्यूम में, ठीक है। तो आइंस्टाइन का जितना भी काम है वो इस पोस्टुलेट पे काम करता है। एक और है वो आप पढ़ लोगे बाद में, कि लाइट की इतनी स्पीड होती है। इट कैन बी वेरीफाइड बट अगेन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इसको मानते हो कि ये ट्रू है बस, क्योंकि इट कैन बी वेरीफाइड, राइट। तो उसके बाद बीच वाला आ गया एक्सियोम। एक्सियोम क्या है, तो ये तो बहुत सिंपल बात है बेटे। ये क्या लिख रखा है मैंने, इज ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। जैसे कि अब मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ये बोलूं कि 3 इंटू 2 8 होता है, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार ये गलत लिख दिया। आप क्या बोलोगे, आपको सबको पता है कि ये सेल्फ एविडेंट है कि 3 इंटू 2 तो 6 ही होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि नहीं अच्छा 2 इंटू 3 फिर होगा 8, आप बोलोगे क्या कर रहे हो यार, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं और ये ट्रुथ है। तो
एक्सियम क्या है? इज ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ऐसी बातें जो बिल्कुल सच्ची होती हैं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा हाइपोथेसिस, एक्सियम और मॉडल की बात। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि साइंस जो है, जो हमारी फिजिक्स है रादर, ये टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो यू ऑल नो बेटे, अब मैं इसकी बात क्या करूं? क्या आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी जगह है जहां पे फिजिक्स ना हो? सभी जगह पे है। मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब आजकल तो सिर्फ मोबाइल हो गया जैसे, है ना। अब जैसी जितनी भी आप ऑटोमेशन देखो, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स फिजिक्स। तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी को बहुत कुछ दिया है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स को बहुत कुछ दिया है। मतलब हमें किसी की चीज की जरूरत पड़ी टेक्नोलॉजी में कि यार ये होना चाहिए, है ना। जैसे मोबाइल्स में किसी ने कभी ना कभी तो ये इमेजिनेशन की होगी कि टच स्क्रीन आए, तो हम लोग फिजिक्स के पास गए तो वहां से हमें उसके लॉज से ये मिल गया होगा, राइट। तो अब हमारा क्या रह गया आज के लेक्चर का काम, कि हम लोग 11th क्लास फिजिक्स में जब आगे चलेंगे, ये हमारा पहले चैप्टर का काम जितना मैंने आपको करवाना था ये ओवर हुआ। अब 11th क्लास में जितने चैप्टर्स आगे आएंगे वो कौन कौन से होंगे वो जल्दी जल्दी से आप जान लोगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपने सब्जेक्ट के साथ रूबरू हो लें कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इट इज क्वाइट इजी, आपने पहले बहुत सारे नाम सुन रखे होंगे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूं, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट। तो पहला यूनिट ही वो है कि आप मेजरमेंट कैसे करते हो, और आपने 6th क्लास से ये सीखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उसको हमने थोड़ा सा एडवांस कर देना है। तो आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक आपने पहले ही सुने हुए थे, ठीक है। अब जैसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, ये भी आप फ्रॉम 6th ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हो। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम जैसे मान लो कार्स का मोशन पढ़ लेंगे स्ट्रेट रोड पे, ट्रेन्स का मोशन पढ़ लेंगे, तो ऐसी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसमें ये पढ़ने के बाद ये क्या है? मोशन इन ए प्लेन। अब प्लेन में क्या मूव करता है? जैसे मान लो फुटबॉल को किक मारी आपने, तो फुटबॉल कैसे जाएगा? ऐसे जाके ऐसे। अब मोशन इन में प्लेन का मतलब ये नहीं कि आप ये समझो कि जहाज पे बिठा के ले गए, ठीक है। प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस, उसमें मोशन, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के हम लोग काइनेमेटिक्स भी बोल देते हैं, इसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ मोशन। इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक होगा फोर्स और दूसरा होगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। अब फोर्स में हमें न्यूटन के लॉज पढ़ने हैं, और फ्रिक्शन का मतलब रगड़ होता है, तो यहां पे हम रगड़ बल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्क, एनर्जी और पावर में हमें क्या पढ़ना है कि वर्क इज बेसिकली जब हम बोलते हैं कार्य हो रहा है, ठीक है। कोई किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और वो डिस्प्लेस करे, तो हम लोग डेली ये काम करते हैं ना। आपको किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो वहां पे वर्क करना पड़ता है। एनर्जी के आपने एनर्जी के बारे में पढ़ रखा होगा। पावर, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी मोटर की पावर ज्यादा है, या बुलेट के जो इंजन की पावर होती है वो आम जो दूसरा मोटरसाइकिल होता है उससे ज्यादा होती है। कैसे पता चलता है? जब आप एक टाइम पे चलाना शुरू करते हो वो जल्दी एक्सेलरेट कर जाता है, ऐसे कुछ भी समझ लो। तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, और रोटेशनल मोशन में हम लोग जैसे पंखे कैसे मूव करते हैं, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, उनके मूव करने का सारा रीजन पढ़ेंगे। तो ये जो इतने पार्ट्स है सारे, ग्रेविटेशन आपको पता ही है, इस सभी को हम डायनेमिक्स बोल देते हैं, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये हमारा बेसिकली ब्रॉडली क्या हो जाता है? डायनेमिक्स। तो ये यहां से लेके यहां तक ये सारा मैकेनिक्स वाला पार्ट है। अब उसके बाद आती है प्रॉपर्टी सॉलिड की। सॉलिड तो आपको पता ही है, फ्लूइड्स होते हैं जैसे जो चलते हो, जैसे पानी, हवा, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। कि सॉलिड जो है, जैसे मान लीजिए रबड़ है, वो कैसे बिहेव करता है जब हम उसको खींचेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ अभी इसका। और फ्लूइड जब जब जैसे आपको ये पता है कि आप जब गार्डन होज को ऐसे प्रेस कर लेते हो आगे से, तो क्या होता है? जैसे ही प्रेस करते हो उससे निकलने वाला पानी क्या करता है? उसकी जो जो वेलोसिटी होती है, जो जो प्रेशर होता है, आप ऐसे ही बोलोगे, कुछ पता नहीं क्या बोलोगे, तो जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे वहां से पानी ज्यादा प्रेशर से आपको लगता है बाहर आ रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी, जो उसकी स्पीड वहां से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसी बातें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आगे आ जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर जो है वो हीट से कैसे बिहेव करता है। आप सॉलिड को गर्म करोगे तो वो क्या करेगा, लिक्विड को गर्म करोगे वो क्या करेगा, गैसेस गर्म करोगे तो वो क्या होगा। तो ये बेसिकली ये और ये दोनों यूनिट थोड़े थोड़े केमिस्ट्री के टच वाले, रादर तीन ही है, काइनेटिक थ्योरी भी,
ये तीनों थोड़े थोड़े केमिस्ट्री के टच वाले हैं। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में भी पढ़ोगे, इसलिए आपका इसमें जो नॉलेज वाला पार्ट है बड़ा बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बहुत 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 प्यारे यूनिट है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। आप इन दोनों को एक करके समझ सकते हो कि ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस एक यूनिट है मान लो, तो इसमें बहुत सारा आनंद आएगा। अब जितने भी ये मैंने यूनिट लिख रखे हैं, अब जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशंस इसमें होंगी, है ना, वो सारी डेमोन्स्ट्रेशंस आपको मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशंस देखने का फायदा तभी है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। तो आई डू होप कि बिकॉज आपने साइंस सब्जेक्ट ले रखा है तो आप डेफिनेटली ये जो सारा है इसकी प्रैक्टिस खूब करते रहोगे। जब भी पढ़ोगे कॉपी पेन साथ रख के उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा कंपटीशन का कंटेंट आपको मैं दूंगा, बस आपको मेहनत करते रहना है बेटे। सो बाय फॉर दिस टाइम।